मेरी ज़िंदगी बेहद मुश्किलों से भरी गुजरी। मुझे कभी कभार लगता था कि इस परेशानी या मुसीबत से छुटकारा सिर्फ मौत से ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था। मेरी ज़िंदगी की हर मुसीबत पहले से ज़्यादा बड़ी होती। मेरा नाम राखी है। आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रही हूँ, इसका मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ यह है कि आप जान सके कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी दर्द भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी और हम बहुत गरीब थे। गुर्बत इस कदर थी कि हम झुग्गी लगाकर रहते थे, मगर उस झुग्गी में भी दुनिया की सारी खुशियाँ थी, क्योंकि उस वक्त मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। हम एक दूसरे के सारे सुख और दुखों के साथी थे। मेरे बाबा मजदूर थे, कभी काम मिल जाता तो कभी हम भूखे भी सोते। मेरे बाबा के सिर्फ एक ही भाई थे, मगर उनके हालात हमसे बहुत बेहतर थे। मेरे चाचा माली थे और कोठियों में जाकर यहाँ काम करते थे, जिससे उनका घर अच्छा खासा चल जाता था। उन्होंने मेरे बाबा की एक दो बार मदद करने की भी कोशिश की, मगर वह इतने खुददार थे कि भाई से भी मदद स्वीकार नहीं की। यह बात मेरे बाबा ने मुझे भी सिखाई थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े पर कढ़ाई करती थी, जिससे उनको पैसे मिलते थे, मगर बहुत कम। कभी कभार तो औरतें देने से भी इनकार कर देती। मैं भी अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखती थी। महंगाई के कारण मैंने पढ़ने से इनकार कर दिया, मगर मेरे बाबा ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में दाखिल करवा दिया। उनका कहना था कि खर्चा करना मेरा मसला है, मेरी बच्ची बस पढ़े। सो मैं भी पढ़ने लगी, मगर नहीं जानती थी कि एक दिन ऐसे ही स्कूल के लिए निकलूंगी और मेरी माँ वहाँ इंतज़ार करती मौजूद नहीं होंगी। ना ही बाबा शाम को मजदूरी से थके हारे लौटेंगे तो मैं कभी उनके पाँव दबा सकूंगी। उस दिन मैं वापस आई तो मेरी झुग्गी की जगह वहाँ राख पड़ी हुई थी। कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह मौत दी थी। उनका ख्याल था कि बाकी झुग्गी वालों की तरह वह भी पैसे जोड़ जोड़ कर रखते होंगे, मगर हमारे पास एक टाइम खाने को बहुत मुश्किल से होता था। तो इस बात पर तेज में आकर डाकू ने उन पर बुरी तरह हमला कर दिया, यहाँ तक कि उनके बदन में एक सांस भी बाकी नहीं रही। मैंने जब अपने घर को ऐसे उजड़े पिछड़े देखा तो शॉक्ड से बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आग एक छत तले खुली। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत ना थी और जो दीवारें थी वह भी ढह चुकी थी। वह छत मेरे चाचा के घर की थी। उस घर में मैं पहले कभी नहीं आई थी और अब आई तो ऐसे माँ बाप के बगैर। कितना शौक था मुझे चाचा के घर जाने का। हर रविवार को बाबा को कहती बस चाचा के पास ले चलो, मगर हर रविवार ही उनकी व्यवस्था पहले से ज़्यादा बढ़ जाती थी और अब बगैर किसी ख्वाहिश के ही मैं उनके घर पर पड़ी थी। पहले दिन तो चाचा ने मुझे खूब दिलासा दी, वह उसके अलावा और कर भी क्या सकते थे। मेरी भी एक तरह से कमर टूट चुकी थी। वक्त नहीं रुकता, सो वह वक्त रुका भी नहीं, मगर मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका था। चाची का व्यवहार बहुत सख्त था। रीता चाची की बेटी भी मुझसे बात ना करती और ना ही चाची किसी को मुझसे बात करने देती। मेरा बिस्तर स्टोर में लग चुका था। चाचा मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, जो चाची को बहुत खलता था और वह उनकी नरमी अपनी शक्ति दिखाकर निकाल देती थी। मैं पूरी पूरी रात जागती और अपने भूखे पेट को बांध लेती। पूरे दिन में मुझे सिर्फ एक सूखी रोटी मिलती, वह भी पानी के साथ। चाचा अगर मुझे कोई पैसे देते तो चाची फ़ौरन वह पैसे मुझसे निकलवा लेती। मुझे वहाँ आए 1 महीना हो चुका था और वह 1 महीना ही मेरी पूरी उम्र पर भारी था। इन 30 दिनों में मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि लोगों के इशारे और रवैये दोनों ही समझ में आने लगे थे। मैं तंग आ चुकी थी। एक दिन शाम को चाचा घर वापस आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात की। मेरी बात पर वह खुश हो गए और फ़ौरन से मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी। मैंने खनकियों से चाची की तरफ देखा तो वह बार बार पहेलियाँ बुझा रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सो मैं मायूस होकर स्टोर में आ गई। मुझे लगा अब ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, दिन रात अब सुकून से गुजरेंगे, मगर यहाँ मेरी केवल खाम ख्याली थी। मेरी किस्मत में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा था जो मेरे लिए सुकून से भरा होता। अगले दिन चाचा अकेले वापस नहीं आए, बल्कि 4 कंधों पर लौटे। काम करते करते अचानक उन्हें सीने में तकलीफ हुई और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वो मुझे भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक वही तो मेरा सहारा थे, सो अब वो भी नहीं बचे। अब चाची के लिए सारी राहें खुली थीं। वह मुझे ही मनहूस होने का ताना दे रही थी। उनके मुताबिक पहले मैं अपने माँ बाप को खा गई और अब अपना मनहूस साया उनके घर जब से लाई हूँ, मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली थी। चाचा अच्छे भले होकर इस दुनिया से चले गए। चाची ने 7 दिनों तक
मुझे बामुश्किल बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने पहले ही रिश्ते वालियों को मेरे रिश्ते के लिए बोल रखा था। 7 दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया तो चाची ने आंखें बंद करके मेरी शादी कर दी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह व्यक्ति शराबी है, मगर उन्होंने मुझे एक बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया। मगर यहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी। वह व्यक्ति मुझसे शादी करके तुरंत कहीं चला गया और मुझे विदा तक नहीं करवाया। अब मामला और ज़्यादा गंभीर था। मैं ना इधर की रही थी ना ही उधर की। पहले जो बात सिर्फ फोटो तक थी, अब वह मारपीट तक पहुंच चुकी थी। चाची मुझे तकरीबन रोज पीटती कि कहा गया है तेरा पति, जरूर तेरे ही लक्षण खराब होंगे, वरना ऐसे शादी करके कौन भागता है। मैं अब उन्हें क्या कहती कि मुझे कैसे मालूम मेरा पति क्यों भागा है। वह पति जिसे मैंने एक नज़र भी नहीं देखा, उसे मेरे लक्षण कैसे मालूम हो गए। मगर मैं बेजुबान जानवर की तरह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि ज़िंदगी मुझ पर तंग हो गई थी। मगर हर हाल में मैंने उसे जीना ही था। चाची के जुर्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मेरे पति ने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा था और ना जाने कहाँ छुप गया था। उसे गए 1 महीना हो चुका था, मगर वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। मैं भी चाची के जुल्मों से थक चुकी थी। ना जिंदगी ख़त्म हो रही थी, ना ही चिंताएं। मैं जहाँ से निकलने की कोशिश करती, कांटे वहीं से आकर मेरा गला दबा देते। उस दिन भी मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी, जब गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया। अचानक जलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं संभल ही नहीं पाई और तेल का पूरा डब्बा उलट गया। मोहित ने मुझे रोता और डरे सहमे देखा तो फौरन से गीला आटा मेरे जले हाथ पर लगा दिया। वह जलन तो ठीक हो गई, मगर उसके बाद चाची ने जो मुझे आँख में झोंका, भूलने काबिल नहीं। उन्हें तेल बर्बाद होने का इतना गम नहीं था जितना गुस्सा मोहित को मेरे करीब खड़ी देखकर आया था। उस दिन उन्होंने मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो मारपीट के निशान से भरा ना हो। रात को मैं दर्द से बेहोश हो गई और पूरी रात वैसे ही पड़ी रही। कोई मुझे पूछने नहीं आया। अगली सुबह एक नई कयामत मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मेरा पति वापस आ चुका था और मुझे साथ ले जाने के लिए ही आया था। चाची ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का आदेश दिया। मैं अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो बैठक में से चाची की ऊंची आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। चाची के बाद अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ गए थे। जितना 1 महीना उसके यहाँ रहने का खर्चा हुआ है, वहाँ चुकाओ और खुशी खुशी ले जाओ अपनी पत्नी को, और आइंदा मुझे शक्ल मत दिखाना तुम दोनों ही। मेरे पति की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और शायद हैरान थे या शायद परेशान, कुछ कहा नहीं जा सकता। चंद लम्हों बाद उन्होंने कुछ पैसे मेज पर रखे और कहा, आज तक मेरी पत्नी आपके घर जितना रही है, यह उसकी कीमत है। इतना कहकर वह बाहर निकले। बैठक के दरवाजे में हैरानी से खड़ी पूरी कार्रवाई देख रही थी जब मेरी चाची मेरी कलाई थामकर मुझे वहाँ से खींच लाए। पति का खुद के लिए यह रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। हर सर्द गर्म हालातों में वह से मेरा साथ देंगे। मैं खुशी होकर उनके साथ साथ चलने लगी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बहुत से ख्वाब भी बना चुकी थी। फिर चाहे वह व्यक्ति मुझसे दुगनी उम्र का था या शराबी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं चुपचाप दिल में बहुत से ख्वाब सजाए उस व्यक्ति के साथ चलती जा रही थी। 2-3 रिक्शे बदलने के बाद हम एक भीड़ी और पुरानी सी गली में पहुंच गए। वह जगह मुझे अजीब लग रही थी, बल्कि डर सा लग रहा था। वह औरतें ही औरतें थी और आदमी बहुत कम थे। मेरा पति मेरा हाथ थामे तेज तेज कदम उठाता चलता जा रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। आखिरकार एक तंग से पुराने चौबारे के सामने मेरे पति के कदम रुक गए। इससे पहले मैं सर ऊंचा करके चौबारे का पूरी तरह से जायजा लेती, मेरा पति मुझे खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर की दुनिया ही अलग थी। वह औरतें ही औरतें थी, बिल्कुल निडर औरतें। उनके कपड़े बहुत तंग थे और वह मेरे पति को बार बार अपनी तरफ खींचकर बुरे बुरे इशारे कर रही थी। मुझे उस वक्त बेइंतहा शर्म आ रही थी और किसी मासूम बकरी की तरह मैंने अपनी बड़ी सी चादर को मजबूती से थाम रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मुझसे मेरी चादर छीनकर भाग जाएगा। मैं इस वक्त नहीं जानती थी कि यह वाला एहसास मेरे आने वाले कल का ठिकाना है। मैं सर झुकाए ही चलती जा रही थी जब एक कमरे में जाकर हमारे कदम थम गए। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक पक्की उम्र की औरत बेतहासा बन संवर कर तख्ते पर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द भी तैयार सैयार लड़कियां फिर रही थी। अगले चंद लम्हों में मेरा शरीर एक सामान बन चुका था। पति ने मुझे एक बार भी अपने घर का श्रृंगार बनने का नहीं सोचा, बल्कि उसने चाची से बढ़कर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझे कोठे पर भेज दिया। कोठा, यह शब्द मैंने
अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था, और जब जान गई तो मेरा पूरा वजूद हैरत से घायल था। मैं एक इंसान से खिलौना बना दी गई थी, खेलने वाला खिलौना। सबसे पहली चीज़ जो मुझसे छीनी गई वह मेरी चादर ही थी। मैंने लाख फरियाद की, मगर वहाँ कोई मेरी चीखें सुनने वाला नहीं था। मेरे अपने ना थे, और जिससे मेरा संबंध बना था वो पति भी मुझसे 20,000 के बदले में बेच चुका था। मैं जान चुकी थी अब कुछ भी हो जाए मुझे यही रहना है। यह खाने पीने का मसला नहीं था, कपड़ों का मसला भी नहीं था। अलबत्ता यहाँ उस चादर पर पाबंदी थी जो लोगों की इज्जतें सुरक्षित रखती थी। यहाँ की समस्याएं चाची के उस टूटे फूटे घर से बहुत अलग थी। वह इज्जत का मसला नहीं था, और यह इज्जत ही मसला था। मेरे रोने पीटने किसी भी चीज़ को भी नहीं देखा गया, और मुझे सबसे पहले वहाँ रहने के तरीके सिखाए जाने लगे। मेरा हंसना उठना बैठना, अदाएँ और ना जाने क्या क्या, मगर मैं हर बार को इनकार कर देती, जिसके बाद मुझे लोहे के सरियों से पीटा जाता था, कोड़े लगाए जाते थे। कोठों की मालकिन मुझे समझा समझा कर थक गई थी, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैं सोच चुकी थी कि ज़िंदगी में अब आशियाना तो कहीं पर भी नहीं है, तो क्यों ना इसे ही ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाए। ना मैं रहूँगी, ना ही मेरे साथ जुड़ी हुई परेशानियाँ। मेरे बार बार इनकार करने पर मालकिन ने मेरे पति को वापस बुलवाया, और जितना उसे बुरा भला कह सकती थी कहा, और मेरी सारी शिकायतें भी लगा दी। यह सुनकर मेरे पति ने एक बोतल उठाकर मुंह से लगाई और गटागट पीने के बाद अपना जुल्म शुरू कर दिया। जिंदगी ने मुझे बहुत मारें लगाई थी, मगर जैसी मार मेरे पति ने लगाई वो आज तक नहीं भूली। वह जहाँ मुझ पर कोड़ा बरसाता वहीं से मेरा मांस उधड़ जाता था। चूँकि मालकिन को मैं बिल्कुल अनछुई चाहिए थी ताकि ज़्यादा कीमत मिल सके, तो उस वजह से मैं सुरक्षित थी। जब मार खाकर मैं अधमरी हो गई और तकरीबन मुझ में जान खत्म हो गई, तब 2 आदमियों ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। वहाँ कोई रही ज़्यादा आ चुका था, जिससे पूरे कोठे में ही एक थरथरी मच चुकी थी। मेरा किसी ने भी ख्याल नहीं किया, और वही साथ वाले कमरे में डालकर सब अपनी तैयारियों में लग गए। मेरा दिमाग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, सो मैं कब होश से बेगाना हुई मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में थी। पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे तो करहा भी नहीं जा रहा था। मैं वैसे ही अधमरी होकर दीवार से बामुश्किल टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने ना चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत थी जो मुझे देखकर चौंक गई और जल्दी से आगे बढ़कर मेरे जख्म देखने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अब तक यहाँ जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा था वहाँ सभी जानवर थे, नोच खाने वाले जानवर, मगर वह मुझे इंसान लग रही थी जिसमें इंसानियत मौजूद थी। मेरे जख्मों पर दुख से सर हिलाती उसने मुझे एक दवाई खाने को दी। पहले तो मैं भी बेएतबारी से उसे देखने लगी, मगर मेरे ऐसे देखने पर वह जल्दी से बोली, मुझ पर एतबार करो। ना चाहते हुए भी मेरा दिल उस पर एतबार करने को कर रहा था। मैंने सर हिलाकर दवाई खा ली, जो शायद मेरे जख्मों की तंदुरुस्ती के लिए दी गई थी। दवा खाने के बाद दुपट्टे के नीचे उसने एक पीली चादर निकालकर मेरे हवाले की और कहा, रोज रात को यह चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और तुम्हारे साथ भी गलत नहीं करेगा। मैं इससे पहले कि कुछ बोलती वह औरत चादर मेरे करीब रखकर वहाँ से चली गई। मैं हैरानी से यह सब देखने लगी, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उसकी इस बात पर अमल करने के या ना करने के। मगर मेरा दिल चाह रहा था कि उस औरत की बात मान लूं। रात को मैंने ऐसा ही किया। वह चादर ओढ़कर बैठ गई। वह कमरा शायद उन्हें दिया जाता था जो पैसा कमाती थी। तो मैं जब अंदर बैठी तो अंदर कमरे में 3-4 आदमी आए, मगर मुझे पीली चादर में बैठा देखकर उल्टे कदमों ही मुड़ गए। सुबह तक मैं इंतजार करती रही कि अब कोई आएगा और मेरे साथ बुराई करने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी मर्द मेरे कमरे में आता वह एक नज़र के बाद वापस चला जाता। मैं हैरत से गुम थी कि ऐसे क्यों, भला क्या राज है इस चादर में कि जब मैं ओढ़ लूँ तो कोई मेरे करीब नहीं आता। सुबह होने पर मैंने वह चादर छुपा दी। अब रोज रात को मैं वह चादर ओढ़ लेती और कोई भी मेरे करीब नहीं आता। सब लोग मुझे देखकर कमरे से चले जाते। मेरी ज़िंदगी तो आसान हो चुकी थी। मैंने मालकिन से कह दिया था कि अब मुझे धंधा करने में कोई मसला नहीं है, जिसे सुनकर वह बहुत हैरान हुई और खुशी से मेरा माथा चूम लिया। मुझे उसी दिन नए कपड़े, जेवरात, मेकअप
और बहुत से फल दिए गए ताकि मैं अपनी सेहत अच्छी बना सकूं। माहिर ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाकर मेरी अच्छी तरह से फैशन फेशियल और बाकी पूरी मसाज वगैरह करवाए गए। मैं यही सोच रही थी कि अगर इनकी बात मान जाऊं तो कितनी ऐश करूंगी, मगर इज्जत नहीं रहेगी और इज्जत के बगैर मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं। शाम तक मैं अपनी नई ज़िंदगी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब चूंकि मैंने उनकी बात मान ली थी तो वह भी मेरी हर बात मान रही थी। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे वही कमरा दे दिया। शाम को जब कारोबार का वक्त शुरू हुआ तो मैंने फुर्ती से वही चादर निकालकर ओढ़ ली और बैठ गई। तब भी कोई मेरे करीब नहीं आया और मैं खुशी से निढाल हो गई। अगली सुबह मालकिन ने भी कुछ नहीं कहा, बस नौकरानी के हाथ मेरे लिए अच्छा खाना और फल वगैरह भेज दिए गए। यानी उन्हें भी पता नहीं चला कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। अब रोज़ रात में यही काम करती और चादर ओढ़ लेती। सुबह के वक्त मेरी खूब आवभगत होती। एक दिन मेरी तबीयत बेहद ख़राब थी। मैं वैसे ही लेट कर सोई थी। उस रात मैं चादर ओढ़ना भूल गई थी, लेकिन तब अचानक से तूफान आ गया जब मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द दाखिल हुए और मुझे घूरने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाला और एक दूसरे कमरे में ले गए जहाँ कोठी की मालकिन भी मौजूद थी। मुझे देखते ही वह बोली, अगर हमसे धोखा कर रही थी तो कम से कम अपनी इज्जत की सुरक्षित कर लेती, मगर नहीं, जब तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो हमें भी नहीं है। आज की रात यह 13 मर्द तुम्हारे साथ गुजारेंगे। फिर देखते ही देखते मालकिन वहाँ से चली गई और मुझे भूखे कुत्ते के आगे फेंक गई। पूरी रात उन मर्दों ने मुझे मुजरा करने पर मजबूर किया। घुंघरू बांधे मैं नाचती रही। अगर उनकी बात मानती तो मुझे वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। जब एक पल के लिए भी रुकती तो वह मर्द मुझे पीटने लगते और बुरी तरह बाल नोचते। मैं पूरी रात में कोयलों पर चली। मेरा जिस्म अंगारा होता रहा, मगर वहाँ मुझ पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरे पैर रात भर थिरकते रहे और मैं हक्का बक्का अपने आप को बर्बाद होते देखती रही। वह सुबह मेरे लिए रिहाई की सुबह थी। अगले 2 हफ्तों तक मैं कोमा में रही और मेरी हालत बेहद ख़राब रही। बार बार मैं होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। तकरीबन 1 महीने बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के दिन मैं कोठे पर वापस आ गई, मगर आज मुझसे मेरी चादर खींचने वाला कोई ना था। मालकिन ने मुझे अपने साथ तख्ते पर बैठाया और मेरा माथा चूमा। इतनी देर में साथ वाले कमरे से एक औरत बाहर निकली। मैंने गौर से देखा तो पहचान गई कि यह वही उस दिन वाली औरत थी जिसने मुझे वह चादर दी थी। आपने दी थी ना मुझे वह चादर? और उस रात वह मर्द मुझे ऐसा लगा मेरी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे खुद भी अपनी बात समझ नहीं आ रही थी। राखी, तुम एक अजीब लड़की हो। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था जिसमें तुम कामयाब हो गई हो। अब तुम्हें यहाँ से जाने पर कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तब भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं नासमझी से उस औरत की बातें सुन रही थी। आप कौन हैं? मैंने वह सवाल पूछ ही लिया जो मैं पूछना चाहती थी। यह कोठा मेरा है। एक दिन मैं भी इसी तरह यहाँ लाई गई थी। मेरा पति मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बेच कर गया था। मैं उस वक्त तो अपनी इज्जत नहीं बचा सकी क्योंकि मेरे पास मौका नहीं था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं जल्दी इस कोठे की मालकिन बनूंगी और ऐसे आने वाली लड़कियों को बचने का एक मौका जरूर दूंगी। अगर वह उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, उन्हें जाने दिया जाएगा, और अगर नाकामयाब हुई तो उन्हें भी वही करना होगा जो उस कोठे पर आने वाली हर लड़की का मुकद्दर होता है। मैं नासमझी से उसकी बात सुनती रही। मैं समझी नहीं। देखो, तुम्हें वह चादर तो मैंने तुम्हें दी थी। वह चादर हम यहाँ उस लड़की को देते हैं जो बेतहासा मार खाने के बावजूद भी काम के लिए रजामंद नहीं होती। यानी उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, तो हम उसे एक मौका देते हैं। ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मार पर मार खाने के बावजूद ना माने, मगर तुम नहीं मानी। फिर जब तुम्हें चादर दी तब सभी आदमियों को समझा दिया गया था कि जिस कमरे में भी पीली चादर में लिपटी कोई लड़की हो उसे कुछ नहीं कहना। फिर हम उस लड़की को उसी तरह मौका देते हैं कि वह चादर ओढ़कर कितने दिन तक अपनी इज्जत सुरक्षित कर सकती है, और 2 हफ्ते बाद उसकी चादर गायब कर देते हैं। मगर तुम वह चादर लेना ही भूल गई, जिस पर तुम्हें एक और मौका दिया गया पूरी रात मुजरा करने का, और वह भी 13 मर्दों के सामने। कुछ लड़कियां तो खुद अपनी चादर उतार देती हैं, नहीं तो हम गायब करके जब उन्हें आखिरी मुकाम पर लाते हैं तो वहाँ डगमगा जाती हैं और फिर उन्हें भी हमारी बात माननी पड़ती है। मगर तुम डटी रही। पूरी रात नाचने के बावजूद तुमने अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। तो आज हम तुम्हें अपने कोठे की कैद से
आज़ाद करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। आखिरकार इतनी बड़ी परेशानियों के बाद मेरे लिए भी आसानी आ चुकी थी, वह आसानी जो मैं आज तक ढूंढती आई थी। मालकिन से दरख्वास्त करके मैं उधर कोठे में ही रहने लगी और मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल में एक अलहदा कमरा मिल गया। मेरे पास कोई नहीं आता था। चंद दिनों में मालकिन के कहने पर मेरे शराबी पति ने मुझे तलाक दे दी और मेरे लिए दोबारा से रिश्ता ढूंढे जाने लगे, मगर मैंने सादिन से इनकार कर दिया। अब अगर जिंदा रहना ही था तो क्यों ना उधर रहती जहाँ किसी को मेरे होने से कोई परेशानी नहीं थी और मेरी इज्जत व आबरू भी सुरक्षित थी। आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं? क्या मैंने यहाँ फैसला करके अच्छा किया? दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।